नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। रीट लेवल सेकंड में जो साइंस है उसके 30 क्वेश्चनों के लिए अपन मॉडल पेपर डाल रहे हैं। 2 मॉडल पेपर अपने हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो आप संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में जाके और उन 2 मॉडल पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेवल सेकंड की जो साइंस है उसमें अपने को 6वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की आरबीएससी बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड, एनसीईआरटी पैटर्न और आरबीएससी पैटर्न, दोनों पैटर्न के जो बुक्स हैं उनमें जो अपना सिलेबस है उसके अनुसार अपने को मॉडल पेपर तैयार करने हैं और उसके अनुसार ही अपने को पढ़ाई करनी है। अगले क्रम में अपन ने अभी 6 क्लास को ले रखा है और उसके संदर्भ में अपन 39 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं। केस्कोग्राफ है। केस्कोग्राफ एक यंत्र है, संवेदी यंत्र है, जिसका काम क्या होता है वो आपको बताना है। विषाणु की प्रकृति पता करने के लिए, पौधों में श्वसन क्रिया पता करने के लिए, पौधों की गति या वृद्धि को जानने के लिए और उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा कि केस्कोग्राफ है वो काम लिया जाता है पौधों की वृद्धि का पता लगाने के लिए, कि पौधे ने कितनी वृद्धि करी है उसका पता केस्कोग्राफ के द्वारा लगाया जाता है। और जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस ने इसका आविष्कार किया था, कि और याद रख लें आप। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पहले बता दिया मैंने, केस्कोग्राफ एक संवेदी यंत्र है जो कि बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया केस्कोग्राफ, और इसका आंसर आ जाएगा जेसी बोस। लेकिन यहाँ पर देखो आपको 3 नाम और दिख रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें अपन जानते हैं। एक नाम यहाँ पर डार्विन। डार्विन का नाम आते आपके कम से कम एक बात याद आ जानी चाहिए कि जो प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो वो कौन था? डार्विन के द्वारा प्राकृतिक चयन, नेचुरल चयन का सिद्धांत दिया गया, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया। अगला है लेमार्क। लेमार्क ने क्या किया था? जिराफ वाला एग्जाम्पल है, आपको याद है। लेमार्क ने क्या बताया? लेमार्क ने ये बताया कि जो लक्षण अपन उपार्जित करते हैं, जीवन में जो लक्षण अर्जित करते हैं वो लक्षण अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। अगर वो लक्षण जनन कोशिकाओं के अंदर हैं, अगर वो ही कायिक कोशिकाओं में है तो उनका स्थानांतरण नहीं होता। तो लेमार्क ने ये बात बताई थी। आगे चल के आता है लीनियस। लीनियस की बात आती है तो जहाँ पर मॉडर्न टेक्सोनॉमी है उसका फादर इसको बोलते हैं। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, द्विनाम पद्धति, आपको याद रखना है, द्विनाम पद्धति को किसने दिया था? उसको दिया था कैरोलस लीनियस ने। तो इन 4 के बारे में आप, 3 के बारे में और आप याद रख सकते हैं। अगला देखो, कोशिका की खोज की थी सर्वप्रथम कोशिका को किसने देखा था? 4 ऑप्शन है। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक 1965, रॉबर्ट हुक 1665 और ल्यूवेनहोक 1674। देखो आपको ये बातें याद रखनी है। यहाँ पर रॉबर्ट हुक तो सही है, लेकिन आपको अगर डेट में कन्फ्यूजन होता है तो फिर क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो इसका आंसर तो हो जाएगा सी। ये आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। बे ए में आप याद रख सकते हो, यहाँ पर केंद्रक से संबंधित बात आएगी तो यहाँ पर आएगा ये। और ल्यूवेनहोक का मतलब है कि कोशिका की खोज करी थी, लेकिन जीवित कोशिका की खोज करी थी तो इसके बाद में करी थी इसने। जब रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज करी थी, और जीवित कोशिका की खोज जो है यहाँ पर अगला साइंटिस्ट आ जाएगा, जो आ जाएगा ल्यूवेनहोक। आगे चलते हैं। सबसे छोटी व सबसे बड़ी कोशिका है। 2 कोशिका आपको बतानी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखिए, माइक्रो से याद रख लेना। एक तो आंसर ये हो जाएगा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका होती है। तो 3 ऑप्शन में दे रखा है ये, तो इन तीनों में से कोई एक हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो सकती है? सबसे बड़ी कोशिका है वो है आपके कौन सी? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। प्लाज्मा है वो अधिकतर ब्लड से रिलेटेड चीज़ें हैं। त्वचा है वो सबसे बड़ा अंग होता है शरीर का। शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? त्वचा बता सकते हो यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम और शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमीबा के संदर्भ में क्या सही है? अमीबा है एक जीव है। ये जीव देखो, अमीबा के संदर्भ में आपको एक बात तो याद रखनी है कि अमीबा एक अमर जीव है। अमीबा कभी मरता ही नहीं है। इसलिए नहीं मरता कि जैसे ही मरेगा उससे पहले पहले ये किसी न किसी दूसरी सेल में कन्वर्ट हो जाएगी इसकी सेल, इसलिए अमर प्राणी है। इसके संदर्भ में क्या सही है? ये एक कोशिकीय जीव होता है, बिल्कुल ये बात सही है। एक कोशिकीय जीव होता है, यूनिसेलुलर
एनिमल होता है ये। उसके बाद में इसकी आकृति निश्चित नहीं होती, ये बात भी बिल्कुल सही है, इसकी आकृति अनिश्चित होती है। अमीबा का कोई भी डायग्राम, ये अमीबा बन गया। अगर आप ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं तो किसी और तरह से बना सकते हैं। अमीबा की कोई आकृति निश्चित नहीं है। आगे इसको मोनेरा जगत में रखा गया है, ये बात गलत है। मोनेरा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्रोटिस्टा। देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर 5 किंगडम है। एक होता है मोनेरा, एक होता है प्रोटिस्टा, एक होता है फंजाई, एक होता है प्लांटी, एक होता है एनिमेलिया। 5 किंगडम आपको याद रखने हैं। किसके तहत? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के द्वारा 5 किंगडम दिए गए। उनके अंदर जो दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, उसके अंदर किसको रखा गया है? उसके अंदर रखा गया है प्रोटोजोआ को। तो यहाँ पर आंसर अगर प्रोटिस्टा होता तो ये भी सही होता। तो यहाँ पर केवल और केवल ए और ब 2 सही हैं, बाकी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है सुमेलित करना है। देखिए लंबी व साकित, लंबी कोशिका होगी और साकित कोशिका कौन सी होगी? वो होगी तंत्रिका कोशिका। आपको अगर डायग्राम याद आता है तो इस प्रकार से जो है एक तंत्रिका कोशिका का डायग्राम बनाया जाता है। ये बहुत सारी यहाँ पर क्या बन गई, डेंड्राइट है, एक्सोन है ना, ये बॉडी है इसकी, ये शाखाएं बन गई। तो साकित हो गई और लंबी हो गई, कौन सी? तंत्रिका कोशिका। उसके बाद में तो इसका मतलब सहज तो क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। गोल व चपटी रक्त कणिकाएं, गोल होती हैं, चपटी होती हैं, और लंबी और तर्कु रूपी पेशी कोशिका। इस प्रकार से देखो, ऐसे इस प्रकार से संरचना हो जाती है जो किसकी, पेशी कोशिका की। तो लंबी भी है लेकिन तर्कु रूपी है एक, इसलिए ये यहाँ पर मेल हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सही क्रम है। देखिए एक हिरार्की बतानी है, एक बढ़ता हुआ क्रम बताना है, जो इस ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है सही कौन सा है। देखिए कोशिकाएं हैं, कोशिका मिलकर किसका निर्माण करेंगी? कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करेंगी, टिश्यू का निर्माण करेंगी। और उत्तक जब मिल जाएंगे तो किसका निर्माण करेंगे? उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन जब मिल जाएंगे बहुत सारे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन सिस्टम बन गया तब क्या बन जाएगी? बॉडी बन जाएगी। तो क्रम क्या हो जाएगा? इसका क्रम हो जाएगा कोशिका, उत्तक, अंग, तंत्र व शरीर। ये इसका आंसर आ जाएगा ब। आगे देखें, कोशिका के संदर्भ में सत्य बात है। अब कोशिका के संदर्भ में एक बात आपको सत्य बतानी है, सभी कोशिकाओं के बाहर कोशिका भित्ति होती है, बिल्कुल गलत बात है। पादप कोशिका के अंदर बाहर कोशिका भित्ति है, लेकिन जंतु कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति नहीं होती। तो सेल वाल सभी जो सेल हैं, सभी जो ऑर्गेनिज्म है उनमें नहीं होती, ये बात गलत हो गई। सभी कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली होती है, ये बात तो सही है। कोशिका झिल्ली के बिना तो सेल बनेगी नहीं, इसलिए कोशिका झिल्ली सब में होती है। सभी कोशिकाओं में केंद्रीय झिल्ली होती है, ये बात भी गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रीय झिल्ली नहीं होती। और सभी कोशिकाओं में सुविकसित केंद्रक होता है, नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है सुविकसित केंद्रक नहीं होता। तो केवल एक बात सही हो जाएगी यहाँ पर, सभी कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। आगे देखें, यहाँ पर कोशिकांग का उदाहरण है। देखो जब बात कोशिका की आती है तो आपको इतनी बात याद रखनी है कि कोशिका के अंदर आप क्या पढ़ोगे, सबसे बाहर क्या होगी? कोशिका भित्ति है, अगर जो जंतु सेल नहीं, जंतु कोशिका नहीं है तो उसके अंदर क्या होगी? कोशिका झिल्ली। और इन सब के बीच में जो है केंद्रक है, केंद्र के ऊपर क्या है? केंद्रक झिल्ली है। और बाकी जो कोशिका द्रव्य है और बीच बीच में जो अंग है वो क्या है? कोशिकांग है। तो कोशिकांग जो मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाले अंग कोशिका के अंग हैं, उनका उदाहरण आपको बताना है। तो प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति तो इसका बाहरी आवरण है, केंद्र किसके अंदर का पार्ट है। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका? से हो जाएगा गोल्जी काय। आगे देखें, कोशिका के कार्यों पर नियंत्रण होता है। देखिए 3 प्रक्रिया होती हैं, एक होता है रेप्लिकेशन, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है ट्रांसलेशन। ये सेल की एक महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं और इन जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होती है वो आपके केंद्रक से होती है। तो सेल के सभी चीज़ों का कंट्रोलर ऑफ द सेल, सेल को नियंत्रित करने वाला जो है पार्ट सेल का, वो है क्या? केंद्रक। तो इसका आंसर आ जाएगा केंद्रक। आगे देखें, निम्न में से पादप कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? गोल्जी काय तो होता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही होगा, राइबोसोम होगा ही होगा, इसलिए क्या अनुपस्थित होगा? सेंट्रोसोम यहाँ पर अनुपस्थित होता है। आगे देखें, सुमेलित करना है। क्या सुमेलित करोगे? लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम पाचक एंजाइम का स्त्रवण करता है, ये बात इसके संदर्भ में सही हो जाएगी।
माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं, क्योंकि एटीपी का संचय यहीं पे होता है, एटीपी फॉर्मेशन, और एटीपी को यूज यही करवाता है। खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगी? वसा का संश्लेषण करेगी, और चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगी? प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी। तो इसका आंसर इस प्रकार से सुमेलित हो जाएंगे। आगे देखें, कोशिका की आत्मघाती थैली होती है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर जब सेल में कुछ एबनॉर्मलिटीज होती हैं तो सेल या फिर सेल भूखी होती है, सेल को जब भोजन नहीं मिलता तो उस परिस्थिति के अंदर क्या करती है? सेल खुद को ही खा लेती है, और जो लाइसोसोम है वो खुद को ही पचा लेता है, क्योंकि इसके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं। ये कभी भूखा नहीं रहता। कभी कभी आप इसका उदाहरण देख सकते हो, जैसे मान लो कि आपका जो समय है वो खाने का निश्चित, मान लो कि आप रोजाना 10 बजे खाना खाते हैं और किसी दिन आपको 10 बजे खाना नहीं मिला, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? 11 बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे, और उसके बावजूद खाना नहीं मिला, और फिर 11 बजे अगर मम्मी खाना लेके आती है तो आप क्या बोलोगे कि अब मैं तो शाम को खाऊंगा, मेरी भूख मर गई। भूख मरने का क्या मतलब हुआ? कि लाइसोसोम ने कोशिका को खा लिया। तो आपको ऐसा लग रहा है कि पेट ने पूर्ति कर ली अपनी, और वो आत्मघाती थैली के रूप में अपनी पूर्ति कर लेती है कुछ समय के लिए, और फिर आप क्या करते हो? शाम को ही खाना खाते हो। भूख मरने का कहीं सवाल आया तो ऐसा समझ लो कि आत्महत्या कर ली किसने? लाइसोसोम ने सेल की। आगे देखें, पादप कोशिका में ही उपस्थित कोशिकांग है। ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका में उपस्थित है इन चार में से? और वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्लास्टिड, लवक। फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्राप्त प्रक्रिया कंप्लीट करने के लिए एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनल है जिसको प्लास्टिड बोलते हैं, और केवल प्लांट में ही पाया जाता है, एनिमल्स में एब्सेंट होता है। आगे देखें, प्रोटीन के निर्माण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका को प्रदर्शित किया था, कि प्रोटीन के निर्माण में न्यूक्लियोटाइड का मतलब आगे जाकर डीएनए बनाएंगे, तो न्यूक्लियोटाइड का रोल है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, प्रोटीन के निर्माण में। देखो प्रक्रिया ऐसी होती है कि डीएनए है, डीएनए से फिर क्या बनेंगे? ये आरएनए का फॉर्मेशन होगा, और आरएनए से क्या बनेगा? फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, और डीएनए को भी निर्माण करता रहता है। इस प्रक्रिया को तो बोलते हैं क्या? रेप्लिकेशन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये तीन प्रक्रिया, ट्रांसलेशन का मतलब ही होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो ये मतलब न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन निर्माण करते हैं। ये जो प्रक्रिया है वो बताई थी किसके द्वारा? डी हरगोविंद खुराना साहब ने ये बात बताई थी। आगे देखें, निम्न में से सूक्ष्म जीव कौन सा है? ये दे रखे हैं आपको चार ऑप्शन: विषाणु, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु। देखो ऐसी परिस्थिति में जब कई बार ऐसा होता है कि आप एग्जाम में बैठे हुए हॉल के अंदर और पहला ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये सही है, तो अपन फिर क्या करते हैं? चार ऑप्शन पढ़ते ही नहीं और पहले वाले को टिक लगा देते हैं। ऐसा कतई नहीं करना है। चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। हो सकता है उन तीन में भी कोई ना कोई राज छुपा हो, तो चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको संतुष्टि हो जाएगी मेरा ऑप्शन ये सही है, तभी आप क्लिक करें। क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपको पागल बनाने के लिए, आपकी मानसिकता को चेक करने के लिए पहला आंसर सही देता है, लेकिन और आंसर के अंदर भी कोई ना कोई सही बात छुपी होती है। तो पूरे आंसर देखेंगे आप, पूरे ऑप्शन देखें। ये बिल्कुल विषाणु, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु क्या हैं? तीनों के तीनों सूक्ष्म जीव हैं। लेकिन आगे देखें, कवक, प्रोटोजोआ, जंतु कोशिका, ये सूक्ष्म जीव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जंतु कोशिका आ गई। और कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, तो 6 सूक्ष्म जीव हो गए: विषाणु, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इन 6 को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ए वैस है। आगे देखें, सुमेलित करना है। क्या सुमेलित करना है? इस श्रेणी को सुमेलित करना है। एचआईवी रोग का संबंध किससे है? और एचआईवी रोग ह्यूमन इम्यूनो वायरस एड्स जिसको बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये एक वायरस, वी आ गया ना, वायरस जनित रोग है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वायरस। बैंगन का लघुपर्णी रोग किसके कारण होता है? ये होता है माइकोप्लाज्मा के कारण। ई कोलाई क्या है? ई कोलाई है एक क्या? जीवाणु। और पैरामीशियम क्या है? एक प्रोटोजोआ। अमीबा अभी आया था, वो भी प्रोटोजोआ था। तो अमीबा, पैरामीशियम दोनों क्या हैं? एक प्रोटोजोआ हैं। तो इस प्रकार से सुमेलित हो गया। आगे देखें, तिल का फिल्लोडी रोग फैलता है। देखो तिल का फिल्लोडी रोग है वो भी किसके द्वारा फैलता है? वो फैलता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा। ठीक है। अब देखें यहाँ पर आप एक ट्रिक याद रख लो। बी से याद रख लो वॉल्यूम, हालांकि वी होता है पर वॉल्यूम याद रख लो। टी का मतलब टीवी रख लो, ठीक है। और एम का मतलब माइक रख लो। वॉल्यूम तेज माइक,
वॉल्यूम तेज माइक। तो बैंगन का रोग हो जाएगा, तिल का रोग हो जाएगा और माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। वॉल्यूम तेज माइक कैसे याद रखोगे, तो बैंगन का तिल का रोग किसके द्वारा फैलता है, ये किसके द्वारा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलता है। माइकोप्लाज्मा को प्लांट किंगडम का जोकर भी कहते हैं। जोकर इसलिए कहते हैं क्योंकि अपनी आकृति बदलता रहता है, इसलिए इसे बहुरूपिया भी कहते हैं। और बहुरूपिया क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण है कि इसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होती, और कोशिका भित्ति नहीं होती तो ये अपनी आकृति को मेंटेन नहीं रख पाता और अपनी आकृति बार बार में बदलता रहता है। इसलिए अगले क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा, पादप जगत का जोकर कहलाता है कौन, माइकोप्लाज्मा। अमर है, अमीबा, वायरस, प्लांट और जो आपके सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है, योजक कड़ी है। और ये जो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें फंजाई ग्रुप के अंदर आता है। आगे देखें, शैवाल होते हैं। शैवाल क्या होते हैं, देखो, एक कोशिकीय प्रोकैरियोट, एक कोशिकीय यूकैरियोट, बहुकोशिकीय यूकैरियोट। तो सभी कथन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखें, सभी कथन सही हैं। अपना सीधा दिमाग क्या जाता है कि शैवाल की बात आ रही है तो बहुकोशीय यूकैरियोट ही होंगे, लेकिन सभी कथन सही हैं। सभी कथन इसलिए सही हैं कि जैसे एक कोशिकीय प्रोकैरियोट आप पढ़ते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, वो क्या आते हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोट आते हैं। एक आता है डेस्मिड, है ना, डेस्मिड होते हैं आपके एक कोशिकीय यूकैरियोट। और बाकी जो आप पढ़ते हो वो सारे के सारे क्या हैं, वोल्वोक्स है, क्लेमाइडोमोनाज है, ये सब क्या हैं, बहुकोशिकीय यूकैरियोट शैवाल के एग्जाम्पल हैं। और अपना लास्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है, दोनों टेबल को सुमेलित करना है। आपको क्या बताना है, इनमें से कौन सा जो आपस में मेल खा रहा है। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय, ऐसे शैवाल जो प्रोकैरियोट भी हैं और एक कोशिकीय हैं, उनका आपको एग्जाम्पल बताना है। और प्रोकैरियोटिक और जो एक कोशिकीय हैं उसमें जो एग्जाम्पल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। आगे देखें, यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय में आ जाएगा आपके क्या, क्लोरेला, और यूकैरियोटिक एक कोशिकीय में क्लेमाइडोमोनास भी होता है। तो ये दो इसके आंसर हो जाएंगे। और यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय के अंदर कौन है, यूलोथ्रिक्स। इस प्रकार से इसको आपको याद रखना है। ये 3 मॉडल पेपर हो गए। इन मॉडल पेपर से आप ना केवल जितने क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन की तैयारी करोगे, उसके साथ साथ में ऐसा मान के चलिए कि 60 क्वेश्चन के साथ साथ में आप करीबन 100 क्वेश्चन की तैयारी तक पहुंच चुके हैं। तो ऐसा करके अपन लगातार डालेंगे। आपके मित्र जो भी हैं तैयारी कर रहे रीट की, उनको आप ये जो सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और इतना देखने के बावजूद आपको लगता है कि ठीक लग रहा है मामला, तो इसको लाइक कर दें। लाइक करें ना करें, लेकिन इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इतना सब कुछ लगने के बाद में भी आपको सब्सक्राइब तो कर ही देना चाहिए और अपने मित्रों को शेयर कर देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।